हेलो एंड वेलकम टू डॉन न्यूज़ स्पेशल ऑन ईदी साहब ट्रिब्यूट के लिए बैठे हैं। सारे दिन आपने बहुत कुछ सुन लिया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और उसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी सुना कि पूरी कौम जो है अफसरदा है और वो चाहती है कि जो ईदी साहब ने किया उसको सब फॉलो किया जाए। सोशल मीडिया पे भी चला, हर जगह चला। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए जो उन्होंने काम किया। मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म के बाद अगर कोई पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की ऐसी शख्सियत जिससे पाकिस्तानियों ने प्यार किया तो वो ईदी साहब थे। उनको सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, और उन्होंने जो काम किया वो तो यकीनन बेमिसाल था ही और हमेशा उनकी लेगेसी रहेगी। सबसे पहले मैं चाहता था कि कुछ कहूं, लेकिन मेरे साथी वसअतुल्लाह खान ने एक कॉलम लिखकर हम सब के दिलों में जो कुछ था वो अपनी ज़बान से मैं सुना देता हूं, क्योंकि उन्होंने तो अपने कलम से लिख दिया, और क्या खूब लिखा है वसअतुल्लाह खान साहब ने BBC के ऊपर, जिसका उन्वान है ईदी ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वसअतुल्लाह खान लिखते हैं कि इत्तला आने के बावजूद कराची के कदीम तरीन इलाके खारादर के ईदी फाउंडेशन ट्रस्ट के कंट्रोल रूम में काम एक लम्हे के लिए नहीं रुका। जहाँ जहाँ से इमरजेंसी कॉल आ रही है वहाँ वहाँ एम्बुलेंस ज़ख्मी या बीमार लेने आ रही जा रही है। अजीब लोग हैं जिन्हें अपने बानी के सोग में एक मिनट भी काम रोकने की तौफीक नहीं हुई। कंट्रोल रूम का ऑपरेटर कॉलर्स को ये तक नहीं कह पा रहा कि आज रहने दो, तुम्हारे मोहल्ले से कल लावारिस लाश उठा लेंगे। बस ईदी साहब की तदफीन होते ही तुम्हारे बीमार के लिए एम्बुलेंस रवाना कर देंगे। आज कॉल मत करो, आज हम बंद हैं, सदमे से निढाल हैं, आज हमारे बाप का इंतकाल हो गया है। पूरे पाकिस्तान के 450 ईदी मराकज़ में कोई सरगर्मी एक पल के लिए नहीं रुकी। लगता है ईदी साहब परलोक नहीं, बस कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क दौरे पर सधारे हैं। इसे कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। ईदी ने इसके सिवा ज़िंदगी भर और किया भी क्या। मगर ईदी ने मुझ जैसों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, जिनके पास कुछ ना करने के बारे में खूबसूरत दलाइल के अंबार लगे पड़े हैं। अगर ईदी जैसा गैर मुतासिर कुन नज़र आने वाला शख्स बाज़ार में कपड़े के थान ढो ढो के पहली डिस्पेंसरी खोल सकता है, सड़क पर हाथ फैलाकर पहली खटारा एम्बुलेंस के लिए रकम जोड़ सकता है, मलेशिया खद्दर के 2 जोड़ों में ज़िंदगी बसर कर सकता है, आखिरी जूता 20 बरस पहले ख़रीद के भी मस्त और ज़ाती घर के झंझट से मुक्त है, ये तक परवाह नहीं कि पोतों नवासों के लिए ही कुछ छोड़ जाते। शरीरे बदन का ये आदमी अगर जले हुए गोश्त की बू नथनों में घुसने के बावजूद बिना उबकाई लिए लाशें ढो सकता है, उन्हें अपने हाथ से गुस्ल दे सकता है। जिन नौज़ायदा बच्चों को पैदा करने वाले ही कूड़े में डाल दिए जाएं, जिन नौज़ायदा बच्चों को पैदा करने वाले ही कूड़े में डाल जाएं, उन्हें अपना सकता है, पढ़ा सकता है और वल्दियत के खाने में अपना और बिल्किस का नाम डलवा सकता है। रांदाए दरगाह नशेबाजों को कांधे से लगा सकता है, धुतकारी औरतों, बूढ़ों और बच्चों को छत और लावारिस लाश को आखिरी चादर दे सकता है। बिना सरकारी ग्रांट दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाई इदारा खड़ा कर सकता है। तो उसके बाद किसी भी फ़कीर, अमीर, गिरोह, तंजीम, सरकारी और निजी इदारे, अंगले कंगले के लिए कौन सा बहाना बचता है जिसके पीछे पनाह लेकर वो ये कह सके कि नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं। इसके लिए तो बड़े लंबे चौड़े वसाइल और ज़ात की कुर्बानी दरकार है। मुझ जैसे जो बातें मिटाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें ही ये फ़िक्र सबसे ज़्यादा लाहक है कि ईदी के बाद क्या ये इदारा और उसका काम उसी तरह चल सकेगा। ये सवाल तब भी पूछा जा रहा था जब ईदी का वजूद नहीं था। ईदी भी चाहता तो दिल को शॉर्टकट तसल्ली देकर जान छुड़ा सकता था कि एक ना एक दिन कोई ऐसा रहमदिल हुक्मरान ज़रूर आएगा, कोई ऐसा निजात दहिंदा लीडर पैदा होगा, कोई वली उतरेगा जो हम सब के दुख समेट ले जाएगा। शुक्र है ईदी के ऐसे किसी भी वहम से पाक थे। यूँ तो कोई भी ईदी बन सकता है, बस अपनी ज़ात पर से चलकर ख़ुद को अबूर ही तो करना है। मगर ये बात कहना किस कदर आसान है। ये भी कहते हैं कि खुदा अपने नेक बंदों को जल्द उठा लेता है, मगर ईदी साहब को खुदा ने मुझ जैसे गुफ्तार के गाजियों के दरमियान 88 बरस तक छोड़े रखा। थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू सो मच। वसअतुल्लाह खान ने सब कुछ तो कह दिया, मगर थोड़ी सी बात मैं आपको कुछ कोट्स ईदी साहब के सुनाना चाहता हूँ। शायद आपको और मुझे उन्हें सोचकर ही कुछ हमें
कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएं हम। पहला उनका एक जो लाजवाल जुमला जिसे मैं कहूँगा, वो कहते हैं कि मेरा मज़हब इंसानियत है जो दुनिया के हर मज़हब की बुनियाद है। इस तालीम का क्या फ़ायदा जो हमें इंसान ना बना सके। अच्छा, उनसे एक दफ़ा पूछा गया कि आप अपनी एम्बुलेंस में हिंदुओं और ईसाइयों को क्यों बिठाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा जवाब यही होता है कि मेरी एम्बुलेंस तुमसे ज़्यादा मुसलमान है। खाली अल्फाज और लंबी इबादत खुदा को मुतासिर नहीं करती, आपका अमल करता है, ये कहना था ईदी साहब का। और साथ ही उन्होंने एक और ऐसा जुमला कहा जो मेरे दिल को तो लगा। उन्होंने कहा कि कुरान आपकी रूह में खुलना चाहिए, ना कि आपकी गोद में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें ईदी साहब की जो ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगी। हमने आज शो में अपने साथ मदऊ किया है मज़हर अब्बास को, तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में उन्होंने ईदी साहब के काम और ईदी साहब की फ़ाउंडेशन को तकरीबन अब कोई 25 और 40 साल शायद उन्होंने कवर किया है, उन्होंने करीब से देखा है। मज़हर बताइए कहाँ से सफ़र शुरू हुआ आपका और ईदी साहब का जब आपने देखना शुरू किया? ज़ाहिर है 80s में तो बहुत ज़्यादा कराची में वायलेंस था, फिर 90s आया, फिर 2000s में बहुत ज़्यादा रहा। कैसे ईदी साहब ने मुमकिन किया कि अपने आप को तमाम सियासी असरात से महफूज रखा जाए? उन ख़तरात में वो कूद पड़ते थे कि जिनमें शायद हम आप क्या कोई भी, शायद कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई बड़ा बड़ा तुर्रम खान भी ये ना सोच पाए। तो बताइए, आप अपनी यादों को जब देखते हैं तो क्या चीज़ सबसे ज़बरदस्त ईदी साहब के बारे में आपके जहन में आती है? शुक्रिया मुबशर, तुमने बहुत खूबसूरत वसतुल्लाह ख़ान का जो कॉलम कोट किया है, उसने ज़ाहिर है यकीनन उसने वो बहुत सी बातें कर दी हैं जो शायद मैं और आप अक्सर करते रहते हैं, वो उन्होंने तहरीर कर दी हैं। देखिए, अक्सर जब मैं ईदी साहब की ज़िंदगी पे नज़र डालता हूँ तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की असल शक्ल थे। उनकी पूरी आप पूरा स्ट्रक्चर देख लें, उनकी तंजीम को देख लें, उनकी अपनी ज़ात को देख लें, वो असल पाकिस्तान थे। उसमें आपको नज़रिया पाकिस्तान भी, जो उनका नज़रिया पाकिस्तान था, वो भी नज़र आता है। उसमें आपको उनका जो सियासी निज़ाम था, पाकिस्तान का तस्वुर जो था उनके जहन में, वो भी आपको नज़र आता है। उन्होंने जो एम्बुलेंस सर्विस, में अक्सर सोचता था कि इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस पे इतना ज़ोर क्यों दिया, तो मुझे फिर स्ट्राइक करता है। एक मरतबा मैंने एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, कि उनकी जब उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको ले जा रहे थे तो उनकी एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी। और असगर खान साहब ने ये इंटरव्यू में मुझसे बात की थी कि वो उधर से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो एम्बुलेंस ख़राब थी। मुझे स्ट्राइक करता है कभी कभी, और मैंने ईदी साहब से अक्सर पूछा था तो उन्होंने कहा, डायरेक्टली तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि खिदमत का जज्बा मुझे हमेशा से था किसी ना तरीके से। तो मुझे नज़र आता था कि जो एम्बुलेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान में, इसीलिए उन्होंने उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। शुरू में उन्होंने क्लिनिक्स भी बनाई और उसमें मज़दूरों की भी खिदमत की, तलबा की भी खिदमत की। लेकिन मैं जब स्कूल में था तो उस वक्त ये वाक़या हुआ था बिस्मिल्लाह बिल्डिंग का, 70 की दिहाई में, मिड 70s में, और वहाँ से दरअसल ईदी की सही मानों में पहचान हुई थी कि किस तरीके से क्योंकि कई दिन लग गए थे उसमें से बॉडीज़ निकालने में, कोई जा नहीं रहा था, उस तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो फिर ईदी साहब ने और उनके साथियों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि जी हम कब तक इंतज़ार करते रहेंगे। तो वो ख़ुद उधर घुसे, उन्होंने जो ज़ख्मी थे उनको निकाला, जो बॉडीज़ थी जिसमें बेइंतहा बदबू आ रही थी उसके बावजूद उन्होंने उनको निकाला और उनको मॉर्चरी पहुँचाया, ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाया। यहाँ से ईदी साहब के लिए जो है फिर अखबारात ने लिखा उनके बारे में। लेकिन जब मैंने 80s में ये प्रोफेशन ज्वाइन किया तो उसके बाद कोई दूसरी सर्विस मुझे नहीं नज़र आती थी जब भी कोई कहीं, क्योंकि वो पीरियड था जब कराची में फ़िरका वाराना और लिसानी फसादात बहुत होते थे। अब मुझे अक्सर ये परेशानी होती थी कि ईदी साहब जो फ़िरका वाराना या लिसानी फसादात हैं तो उसमें बड़ा मुश्किल होता होगा, लेकिन ना उनके वॉलंटियर्स में कभी भी कुछ उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखी कभी भी किस तरीके से। ये नहीं कि ईदी साहब को गुस्सा नहीं आता था। मैंने काज़मी साहब से जो उनके बहुत क्लोज साथी थे उनसे पूछा था, उन्होंने कहा अगर काम नहीं होता था तो ईदी साहब जो है वो बिल्कुल झुंझला जाते थे,
उन्हें बड़ा शदीद गुस्सा आया करता था ईदी साहब को, और मैंने देखा है अक्सर कि अगर काम ना हो उनका, लेकिन अक्सर उनका काम हो जाया करता था। तो ईदी साहब इर्रिस्पेक्टिव कि कहाँ, क्योंकि वो ज़माना था कि जहाँ एक एक दिन में 60-60 लाशें गिरती थीं, और ईदी साहब की एम्बुलेंसेस जो है वो हर वक्त बॉडीज़ उठाने में, अस्पताल पहुँचाने में, ये मैंने, और उस पूरे पीरियड में कई कई घंटे लग जाते थे, लेकिन हमने नहीं देखा। मुझे याद है सदर बॉम्ब ब्लास्ट भी याद है कि जब सदर बॉम्ब ब्लास्ट में 200-250 लोग मार दिए गए थे। मुझे पैन एम हाईजैकिंग भी याद है कि जब जहाज़ के अंदर ईदी साहब पहुंच गए थे बॉडीज़ को रिकवर। आज तक मैंने उस इंसान को थक नहीं देखा कि वो थक गए हैं, कभी नहीं देखा। हम खुद बहुत थक जाते थे, हालांकि उनसे हम बहुत ही ज़्यादा जूनियर थे, लेकिन हम थक जाते थे खड़े खड़े। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि ईदी साहब कहीं थके हुए। और अक्सर मैं पूछता था, और ये नहीं कि उनकी शख्सियत में सिर्फ यही था, वो अपनी शख्सियत में बड़े रोमांटिक आदमी भी थे, और उन्होंने उस चीज़ का इजहार भी किया उन्होंने अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में। वो बहुत ज़्यादा जोक्स भी क्रैक्स करते थे अगर जब उनके पास उतना काम नहीं होता था, लेकिन उनकी टाइम मैनेजमेंट कमाल की थी। वो आते थे अपने दफ्तर में, आके बैठते थे, सुबह से बैठते थे, कोई काम होता था निकल जाते थे। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि यार इस जगह किसी और को भेज दो, मैं नहीं जाऊँ। कोशिश करते थे कि सबसे पहले वो खुद वहाँ पहुँचे, और इसी वजह से उनकी जो पूरी फोर्स थी उसको वो मोटिवेशन मिलती थी। वो उनका जो काम है वो एक इंस्पिरेशन है। उस काम को बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में हमने देखा। तमीना दुरानी साहब ने साहिबा ने उन पर किताब लिखी, लेकिन उनका काम जो है वो अब भी मेरा ख्याल है जिस तरीके से जितना प्रोजेक्ट होना चाहिए शायद अब भी अधूरा है। उन्होंने जिस तरीके से हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ को जो है अपने बच्चों की तरह पाला है उन्होंने, आप चले जाएं उनके मुख्तलिफ सेंटर्स में चले जाएं, और इसी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है उदास है। और लेकिन उनके काम को आज सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनका काम, असल चीज़ ये है कि उन्होंने पर्सनली जो चीज़ें की हैं, ज़ाती तौर पे उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो असल है। वो उस तरह के लीडर नहीं थे कि जिन्होंने खिदमत को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने सियासत को खिदमत बनाया और खिदमत को सियासत बनाया। इसके अलावा उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो ये समझते थे कि यही खिदमत है, यही सियासत है, यही नज़रिया है। और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जाहिर साहब की इतनी बातें आपसे करनी है, तो एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम ईदी साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए बैठे हैं, उनके काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेशन वाइड मॉर्निंग भी है, हर कोई ईदी साहब को ही की बात कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे कोई भी सोशल गैदरिंग हो। हमारे साथ कॉलर्स भी शामिल हो सकते हैं, नंबर्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमारे साथ 2 कॉलर्स इनफैक्ट मौजूद भी हैं। मज़हर शेख साहब हैं कराची से, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी मज़हर साहब फरमाइए। हेलो जी मज़हर साहब फरमाइए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़। मैं नकी जी ये अर्ज करना चाह रहा था, मैं कि ईदी साहब की खिदमत को तो खैर वो ऐसा है कि भी जैसे चिराग को न कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर। लेकिन ये है कि मैं आज मुझे सख्त अफसोस हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब वहाँ से लंदन से सीधे लाहौर जाकर उतरे हैं, क्या वो कराची में उतर के पहले ईदी साहब को न कि फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जा सकते थे? क्या उन्होंने मरने के बाद क्या उनको ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा जैसा ईदी साहब को मिला प्रोटोकॉल? क्या इन्होंने अपनी कब्रें बना ली हैं जैसे उस शख्स ने, उस फकीर ने 24 साल पहले अपनी कब्र बना ली थी? क्या इनको कब्र में जाने का ख्याल नहीं है? खुदारा इन की हुक्मरानों को समझाएं कि कम से कम उसके एक ही काम के ऊपर न की तवज्जो दे ले, कि इंसानियत की खिदमत के ऊपर ही तवज्जो दे ले। ये सरे महल और ये सारी जायदादें बनानी सब यही रह जानी है।
जी मदर साहब, कहने का मकसद यही था, और इसीलिए ईदी साहब करोड़ों पाकिस्तानियों में एक वाहिद ईदी साहब थे, वरना बहुत से ऐसे होते हैं अगर उन जैसा काम सब हमारे हुक्मरान शुरू कर दें तो मुल्क का नक्शा ही तब्दील हो सकता है। हमारे साथ एक और साहब हैं, शकील अंसारी कराची से। जी अंसारी साहब। जी अंसारी साहब। अंसारी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। हम वापस चलते मजहर अब्बास की जानिब। जी मजहर भाई, ये बताइए कि जैसे जैसे आपने ज़ाहिर है ईदी साहब कराची वायलेंस को भी आपने कवर किया, ईदी साहब ने जो खिदमात दी उनको भी साथ साथ कवर किया, उनकी शख्सियत के बारे में भी आपने बताया। कभी ऐसा हुआ कि आपको वो डिसअपॉइंटेड नज़र आए हों या थोड़ा सा उनके ऊपर इतना प्रेशर हो कि उनको रोका गया हो काम से? क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर भी कि कभी ऐसा हुआ कि उनको जो है ये दबाने की कोशिश की गई, क्या ऐसा कुछ हुआ था? होती रही हैं, और लेकिन असल चीज़ ये है कि उनका काम रुका नहीं। ज़ाहिर बीच में ऐसा ज़रूर हुआ कि उनका काम सुस्त पड़ गया, लेकिन रुका कभी भी नहीं काम। और माँ सिवाय उस वाक़े के जिसमें वो लंदन चले गए थे, ईदी साहब हमेशा उसी जगह, और मैंने अक्सर कभी उनसे उनके ऊपर जब दबाव रहता था, इस तरह की कोई चीज़ें होती थी, उस वक्त भी वो अपने यहाँ खारादर के पास वो अपनी जगह उसी जगह जाके बैठा भी करते थे। टावर के पास जो उनका सेंटर है उधर भी वो अक्सर जाया करते थे। और मैंने कभी उनसे पूछा भी कि ईदी साहब आप सोते किस वक्त हैं? तो वो मुझे फिर हाथ पकड़ के ले गए और बराबर में उन्होंने पलंग दिखाया, बोलने लगे मैं इधर सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। तो मैंने कहा कब तक सोते हैं? बोलने लगे उस वक्त तक जब तक कोई दूसरी कॉल ना आ जाए। तो ये जो उनका एटीट्यूड था, वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजारी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको बिल्किस ईदी और जो उनके जो बहुत ही कमिटेड लोग थे, उनकी बड़ी सपोर्ट रहती थी। अगर आपको जो है ईदी साहब को बिल्किस ईदी की उस तरह की सपोर्ट नहीं रहती तो शायद वो अपना उस तरह का काम जारी भी नहीं रख सकते थे। मुश्किलात रहती, मुश्किलात आई भी, उनके बीच में मुश्किलात आई भी, लेकिन जो फैमिली थी वो उनके लिए सपोर्टिव रही, उनके साथ खड़ी रही। वो फैमिली कभी भी उनसे अलग नहीं हुई। उन्होंने वही काम अडॉप्ट किया जो ईदी साहब कर रहे थे। और अब इसीलिए ईदी साहब अपने आखिरी दिनों में इस वजह से मुतमईन थे कि उनका काम जारी रहेगा, वो रहें ना रहें, उनका काम जारी रहेगा, उनका काम आगे बढ़ता रहेगा। और यही वजह है कि बिल्किस ईदी हमें उन पे वो एतमाद नज़र आता है, बिल्किस ईदी में काम करने का, फैसल ईदी में वो एतमाद नज़र आता है। और मुश्किल होगा फैसल ईदी के लिए सत्तार ईदी बनना, मुश्किल होगा फैसल ईदी के लिए उस तरीके से आगे बढ़ना। लेकिन अगर उनके ऊपर एक बड़ा चैलेंज है, ईदी साहब जिस तरीके से काम किया करते थे, जो उनका अपना अंदाज़ था, ज़ाहिर है फैसल यंग हैं, जो यंग ब्लड होता है उसकी अपनी ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से फैसल ने अपने आप को मोल्ड किया है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि फैसल ईदी साहब की उस लेगेसी को फॉलो करेंगे। लेकिन ईदी साहब के अंदर जो टॉलरेंस था, जो उनके अंदर बर्दाश्त थी, और ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आप इस तरह की बॉडीज़ उठा रहे हों, प्रेशर हो। अक्सर हमने हॉस्पिटल में देखा है कि ख़ास तौर पे इस तरह के जब फसादात में बॉडीज़ लाई जाती हैं तो उनके रिलेटिव्स, वो ग्रुप्स आ जाते हैं, उनका दबाव होता है। लेकिन कभी मैंने किसी ग्रुप को, चाहे वो आपस में मुतसादिम हो, किसी ग्रुप को आज तक मैंने अब्दुल सत्तार ईदी के साथ बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा। लोग पीछे हट जाते थे, जब ईदी आते थे तो लोग पीछे हट जाया करते थे। उन्हें पता होता था कि इस आदमी के जहन में कोई तासुब नहीं है, ना मजहबी तासुब है, ना इस आदमी के जहन में कोई लिसानी तासुब है। इसके पेश नज़र अगर वो हॉस्पिटल आया है तो या तो किसी बॉडी को लेकर आया है या किसी ज़ख्मी को लेकर आया है। और ये आंखों से हम देखा करते थे। और यानी एक ऐसे माशरे में जहाँ तासुबात इतने शदीद हों, उसमें उन सारे ग्रोहों का एक आदमी पे मुत्तफ़िक होना, एक आदमी पे एतमाद करना, कि वो था अब्दुल सत्तार ईदी। और यही वो कॉन्फिडेंस है कि आपको बताता है कि आप अगर खिदमत को अपनी सियासत बना लें तो फिर आपको इख्तिदार की ज़रूरत नहीं होती। अभी मेरे कॉलर कह रहे थे कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कराची आ जाते तो कौन सा हो जाता, क्या हो जाता?
बाकी जो आ गए तो क्या हुआ? तो क्या वो रियासत अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी करेगी जो उसे करनी चाहिए? क्या सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, पीने का साफ पानी लोगों को, आप सिर्फ इतने ही काम कर जाएं, आप सिर्फ इतने ही काम को अपनी पूरे 5 साल के टेन्योर का वाहिद जरिया बना लें इस चीज को, तो लोग मुतमईन हो जाएंगे। लोगों के अंदर जो इस वक्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाजें हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोगों में अदम बर्दाश्त है, वो है ही इस वजह से कि उनको कहीं इंसाफ नहीं मिलता। वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर उनको लुक आफ्टर नहीं करता, वो एम्बुलेंस के लिए उन्हें किसी गवर्नमेंट एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें मजबूरन ईदी एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो डायरेक्शन दे गए हैं कि आप इस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस अगर एक शख्स बना सकता है तो पूरी रियासत इस मुल्क में ऐसा काम क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल सही कह रहे हैं मजहर भाई। एक ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स के टाइम के बाद वापस आते हैं और कॉलर्स भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो रही है ईदी साहब की, ट्रिब्यूट दे रहे हैं कॉलर्स भी साथ साथ। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं काफ़ी देर से, तैयब साहब इस्लामाबाद से, तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ईदी साहब को इन अल्फाज के साथ ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा कि वो गुफ्तार के गाजी नहीं बल्कि हकीकी मायनों में किरदार के गाजी थे। किसी भी इंसान के लिए ऐसा कह देना कि जिस तरह की उन्होंने खिदमात अपनी सारी ज़िंदगी में सर अंजाम दी, ना सिर्फ ये कि मुल्क कौम के लिए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर देना आसान है, लेकिन बाकी जो मुजाहिदे और रियाजतें उन्होंने की हैं अपनी ज़िंदगी के दौरान, ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के लोग तो अल्लाह ताला के बुरसीदा और चुनीदा लोग होते हैं, और ये अपने साथ जो खसाइल लेकर पैदा होते हैं वो सदियों में इस तरह के लोग पैदा होते हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है, जबकि जो ईदी साहब ने वो हमें दागे मफारकत दे चुके हैं, तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो उनका कॉज था, जिसके लिए सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया, उस कॉज को कैसे जिंदा रखा जाए और आगे आने वाले दौर में इस तरह इस काम को कंटिन्यूटी के साथ मजीद आगे लेके जाया जाए। तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि अगर हम एमफिल और पीएचडी की सतह पे जिस तरीके से फिक्र इकबाल को जिंदा रखने के लिए हमने इकबालियात की डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, जिसमें यह है कि इकबालियात का टॉपिक पढ़ के जो हमारे नौजवान हैं वो अपने अंदर फिक्र इकबाल उजागर करते हैं और इकबाल के ख्वाब को, इकबाल के शाहीन को अपनी और दूसरों की जिंदगी में अमली तौर पर लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो एदी है, एदी के ऊपर हम लोग एहदियात या एदीइज्म के तौर पे उनकी अफकार, उनकी सोच और उनका वो पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसके जरिए एक इंसान तनहा किस तरीके से चला और लेटर ऑन उसने बैनुल अक़वामी सतह पर इतना बड़ा इदारा बना लिया। तो हमें चाहिए कि इस चीज को ऐवान इक़्तिदार तक इस बात को पहुंचाएं कि एदी की तालीमात को, एदी की जिंदगी की सादगी को हम अपने तालीमी निसाब का उस दर्जे पे हिस्सा बनाएं जहां पर ना सिर्फ हमारे नौजवान उनके बारे में पढ़ें बल्कि उनके अफकार को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लाएं, रिसर्च वर्क करें, अपने बिल्कुल तैयब साहब, आई गॉट योर पॉइंट। और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ईदीज़म की तरह कोई एक चैप्टर जो है हमारी कोर्स बुक्स में बिल्कुल आना चाहिए, और यकीनन जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो सोच भी रहे होंगे, और मेरी कभी उम्मीद यही है कि बिल्कुल आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान में अगर कोई बड़ा शख्स है जिसे पाकिस्तानियों ने बेइंतहा प्यार किया है तो वो ईदी साहब ही हैं, और अगर उनका नाम किताब में नहीं आएगा तो बाकी सारे नाम जो किताबों में हैं हीरोज़ के वो फिर उन्हें भी गायब कर देना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरत इस अमर की है कि ईदी साहब का नाम ज़रूर कोर्स बुक्स में शामिल करना चाहिए, उनकी खिदमात और उनको हाईलाइट भी करना चाहिए। एक और, लेकिन उससे बढ़ के ये भी है कि उनकी जो लाइफ स्टोरी है उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए, मुझे भी और आपको भी, जो कॉल कर रहे हैं वो भी,
इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर अमल भी कर सकें, क्योंकि यही ईदी साहब कहा करते थे कि जनाब कहना बहुत आसान होता है लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल होता है। एक और कॉलर है रावलपिंडी से हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी जैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जैदी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मैं आपका फैन काफ़ी टाइम से हूँ, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी टाइम के बाद नंबर मिला आपका। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी जी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे प्रेसिडेंट साहब से, वो ये कि एक सरकारी हॉस्पिटल में भी वही इलाज होता है जो कि बाहर मुल्क में जाके होता है, वही मेडिसिन यहाँ भी दी जाती है, वही मेडिसिन वहाँ भी यूज होती है। ईदी साहब को ऑफर की गई थी कि भाई आप जो है ना हम आपका इलाज करवाते हैं, मिसेस मरियम नवाज शरीफ ने इनको ऑफर की थी। वो कहते हैं नहीं, मैं अपने मुल्क में ही रह के यहाँ ही मैंने खाया है, यहाँ ही मैंने पिया है। और मेरा सवाल यह पैदा होता है सर, क्या यहाँ पर ईदी साहब के पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि वो अपना खुद इलाज बाहर से करवा सकते हैं? और जी मेरे भाई बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, लेकिन ईदी साहब ने सारी ज़िंदगी कोई सरकारी ग्रांट नहीं ली और उन्होंने अपने अमल से साबित किया गया कि किसी हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर एक चीज़ ठान लें तो उस पर अमल पैरा भी हो सकते हैं। ना सिर्फ हुकूमत की, रहमान मलिक साहब भी गए, एक और प्रॉपर्टी जो टाइकून है मलिक रियाज वो भी गए, उन्होंने सबको ये कहकर मना कर दिया कि जनाब ये जो है ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं अपना इलाज पाकिस्तान में ही कराना मुनासिब समझता हूँ। तो ये उनकी बड़ाई है और उनकी इसी बड़ाई की वजह से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। मज़र ये मुझे बताएं कि आज जो स्टेट फ्यूनरल हुआ है कुछ उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि जनाब अगर ये ओपन फ्यूनरल होता तो शायद बहुत से लोग आ जाते, वीआईपीज़ की मौजूदगी की वजह से जो फ्यूनरल है वो थोड़ा सा गहना गया सिक्योरिटी के पैराडाइम की वजह से। आप समझते हैं कि ऐसा हुआ है या क्योंकि स्टेट फ्यूनरल था तो इसी तरीके से होना चाहिए था? देखिए ये बात तो मुबशर ठीक है कि ज़ाहिर है स्टेट जिस तरह के लोग थे उनकी सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला है। स्टेट ने रिकग्नाइज़ किया इस अंदाज में, ये बात ज़रूर काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट की रिकग्निशन जिस तरह हुई, स्टेट ऑनर जिस तरह दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चूँकि वो एक आम आदमी थे और वो ख़ुद सारी ज़िंदगी इस तरह के प्रोटोकॉल्स को कभी पसंद नहीं करते थे, वो ख़ुद इतने ख़तरात के बावजूद उन्होंने कभी सिक्योरिटी नहीं ली, तो वो कभी भी इन चीज़ों को पसंद नहीं किया करते थे और इसीलिए लोग उनसे बहुत ज़्यादा करीब थे। यकीनन अगर आज इस तरह के मसाइल नहीं होते तो जो तादाद है वो लाखों में होती। लेकिन ज़ाहिर है इसमें डिबेट दो राय हो सकती हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। जहाँ हम उनको स्टेट, अगर ये नहीं होता तो अब शायद हम ये सवाल कर रहे होते कि स्टेट ने उस तरह रिकग्नाइज़ क्यों नहीं किया सत्तार ईदी को। लेकिन ये ज़रूर इस चीज़ का बैलेंस रखना चाहिए था। मेरा ख़्याल है फैसल ईदी ने कोई बहुत खुश दिली से इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया होगा कि लोगों को सिक्योरिटी की वजह से आने में दुश्वारी हुई है और उन्होंने भी मजबूरन इस बात को वो किया। लेकिन मुझे अभी मैं ब्रेक में ये सोच रहा था कि जिस माशरे में अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग थे और जैसे लोग शायद अब भी कुछ हैं, अदीब रिजवी टाइप के लोग अब भी हमारे पास दरमियान हैं, उसी ईदी सेंटर में आज से गालबन 1-1.5 माह पहले, अगर आपको याद हो, मीठा दर का जहाँ उनका दफ्तर था उधर एक डाका पड़ा था। मैं ताज्जुब करता हूँ कि उनके ऐसे लोग भी इस माशरे में मौजूद हैं जो ईदी सेंटर जैसे जगहों पे जो है इस तरह के काम भी कर सकते हैं। इस तरह का तो आपका माशरा इस तरह का है और उसमें ज़ाहिर है जब आपका माशरा इस तरह का होता है तो फिर एक आध ही ईदी पैदा हो सकता है। वो हुकूकुल इबाद की ज़िंदा मिसाल थे। अभी कुछ कॉलर्स कह रहे थे आप उन पे PhD कर लें, आप उनके सब्जेक्ट्स उसको कर लें, उसमें शामिल भी होना चाहिए। सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर वाकई ईदी बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ वो कुर्बानी मांगता है। आप अपने मोहल्ले में ईदी बन सकते हैं, आप पूरे इलाके में ईदी बन सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो काउंसलर्स होते हैं, ये जो इलेक्ट होके आते हैं, ये अपने आप को ईदी क्यों नहीं बना लेते? ये ज़रूरी है कि आप इंतज़ार करें कि आपको ग्रांट आए तब आप काम करें, तब आप कचरा हटाएं। ईदी तो बॉडीज़ इसी तरह उठा के ले जाया करता था। वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता था कि मुझे गवर्नमेंट की कोई ग्रांट आएगी तो मैं फिर अपनी एम्बुलेंस चलाऊँगा। तो आप जब काउंसलर बनते हैं, खिदमत के जज्बे के तहत आते हैं, तो फिर आप खुद ये काम क्यों नहीं कर सकते? आप अगर चाहें
तो हर घर में एक ईदी बन सकता है। उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेंगी। अब उन्होंने अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान किया और सारी ज़िंदगी उन्होंने पूरे जब से क़याम पाकिस्तान के बाद से उन्होंने जो काम का बेड़ा उठाया, तो उन्होंने मुझे नहीं याद आज तक, मैं अपनी पूरी जर्नलिज्म लाइफ में मुझे याद नहीं है कि ईदी साहब का कभी फ़ोन आया हो किसी खबर के लिए, ईदी साहब का कभी फ़ोन आया हो कि उन्होंने ये काम, उस वक्त तो नहीं उनका इतना काम पूरा हो नहीं था कि उन्होंने ये फ़ोन किया हो कि यार ये खबर लगा देना। इसी लोग खुद उनके पीछे जाया करते थे, उनका काम बोल रहा था, उनकी जो खिदमत थी वो बोल रही थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सत्तार ईदी इस्टेब्लिश हो गया। उन्होंने खुद अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं किया, उनके काम ने उनको इस्टेब्लिश किया। तो अगर जो भी हमारे लोग हैं जो खिदमत का जज्बा रखते हैं, वो अपना काम करे, काम बोलता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। सत्तार ईदी खुद नहीं बोला, उसका काम बोला। बिल्कुल। मज़हर भाई, एक छोटी सी ब्रेक है और लास्ट में हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे, कुछ मीडिया के कंडक्ट के हवाले से भी बात हो रही है सारे इवेंट को लेकर के, तो उस पर भी आएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ईदी साहब की रहलत की और उनकी लेगेसी की, जो हमेशा रहेगी। ज़ाहिर है हमारे साथ मज़हर अब्बास मौजूद हैं कराची से। मज़हर साहब, ये फरमाइए कि कुछ हमने मीडिया पे जिस तरह की आज रिपोर्टिंग देखी, उसके हवाले से भी ख़ासा क्रिटिसिज्म हो रहा है। मसलन एक चैनल के एक रिपोर्टर ने जो ईदी साहब की क़ब्र में लेट के रिपोर्टिंग की, उस चैनल के एडिटर ने उस बात की बाद में माफ़ी मांगी और कहा कि वो एक्शन ले रहे हैं। उसके अलावा मैंने बहुत से चैनल्स पे चीज़ें चलती देखी कि फ़लाँ चैनल के कहने पर हुक्मरानों को ख्याल आ गया कि वो ईदी साहब क्यों जो है रिकगनाइज़ कर ले उनकी खिदमात को और कोई स्टैम्प इशू कर दे, कोई कुछ कह रहा है। तो अचानक के मीडिया क्या इस तरह की चीज़ों को भी बिल्कुल एक रेटिंग पर्सपेक्टिव में ही देख सकता है कि जितना ज़्यादा वो शोर मचाएंगे और इस तरह करेंगे, या कोई आपको लगता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं बची है थोड़ी बहुत? देखिए मुबशर, ये अच्छा हुआ कि उनके एडिटर ने इस पर माफ़ी मांग ली। हमें सोचना ये चाहिए कि जो एडिटोरियली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के इवेंट जो है उसमें कई घंटे लगते हैं कवरेज में, आप बहुत तवील कवरेज होती है। बिल्कुल। हमारे अल्फाज का चुनाव सही नहीं रहता। जब आप लंबा बीपर दे रहे होते हैं तो हमारे जो यंग रिपोर्टर्स हैं उनकी समझ में नहीं आता कि अब क्या कहें, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो शायद नहीं होने चाहिए थे इस तरह के। तो ये एडिटोरियली हमें ये ज़रूर इन चैलेंजेस का सामना रहेगा, इसको सोचना चाहिए एडिटोरियली कि इस तरह के इवेंट्स में अब ये बहुत ही एम्बैरेसिंग, ना सिर्फ एम्बैरेसिंग बल्कि शेमफुल था कि आप किसी के आदमी का जनाजा आ रहा है, आप उसकी कब्र में लेट के बीपर दे रहे हैं। मतलब उससे क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे थे, हासिल कर, आप क्या चीज़ प्रूफ करना चाह रहे थे उसमें। तो ये इन चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। जो डेस्क पे लोग होते हैं उनको, जो कंसर्न ब्यूरोज होते हैं, उन चीज़ों को समझना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों के लिए मतलब फ़र्ज़ करें ईदी साहब की तबीयत पिछले कई दिनों से इस तरह की चल रही थी, तो क्या एडिटोरियली किसी चैनल ने बैठ के इस चीज़ को वो किया था कि खुदा ना खास्ता जब ऐसा वाक़या हो जाएगा तो हमें किस तरीके से उसकी कवरेज करनी है? हम नहीं थे तैयार। हमें तैयार होना चाहिए था, ज़हनी तौर पे हमें इस तरह के इवेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई हमें देखना चाहिए कि कभी एकदम ऐसे इवेंट्स होते हैं, इनकाउंटर्स हो गए, उसकी लाइव कवरेज कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। डिले सिस्टम वाला अपनी जगह होता है, लेकिन डिले सिस्टम में भी अगर कोई पीसीआर में कोई इस तरह का आदमी बैठा होगा कि जिसके जहन में ये चीज़ रजिस्टर्ड हो कि यहाँ हमें म्यूट करना है, यहाँ इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आप बार सिचुएशंस में, बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशंस में हम आ जाते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसी चीज़ों में कोई ब्रेकिंग नहीं होती, कोई सबकत ले जाने वाली बात नहीं होती। बिल्कुल, आपने देखना होता है कि आपका कवरेज कितना बैलेंस, कितना बेहतर कवरेज रहा है,
ये नहीं कि आपने ऐसी उसमें आप क्या कहेंगे कि नेशनल स्टेडियम में सबसे पहले मैंने बॉडी पहुंचवाई, सबसे पहले मैंने ब्रेक की कि जी फलां चैनल ने सबसे पहले नेशनल स्टेडियम में ईदी साहब का जिससे खाकी पहुंच गया। ये इवेंट्स इस तरह के नहीं होते जिसकी कवरेज में आप एक दूसरे को बीट कर रहे होते हैं। इसमें तो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं आप कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं क्योंकि उनकी फैमिलीज़ का हवाला होता है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको बुरा लग सकता है इन चीज़ों का। तो इस चीज़ में मेरा ख्याल है बहुत संजीदगी के से जितने हमारे लेकिन आपको लगता है कि ये एक्सक्लूसिव फुटेज की पट्टी जो है, जो कि मतलब फिर बाद में हर चैनल एक्सक्लूसिव लगा करके चला रहा होता है, ये मसला है? कहाँ पे मसला है? ज़ाहिर है माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन वही आप वाली बात कि भाई चल कैसे गई? वेयर आर दी एडिटोरियल कंट्रोल्स? कि एक चीज़ आती है, चल जाती है, उसके बाद आप वो करते हैं, और ये बारहा हमने देखा है। देखिए मुबशर, आप और हम प्रिंट से ताल्लुक़ भी हमने रहा है बहुत अरसे तक। देखिए एक्सक्लूसिव फिर एक्सक्लूसिव होती है। अगर वो दूसरी जगहों पे भी चल रही है तो ये नहीं हो सकता कि 8 चैनल एक ही तरह से चीज़ चला रहे हो, सब में अपना अपना एक्सक्लूसिव लगाया हुआ। एक्सक्लूसिव तो वो होती है जो दूसरी जगह नहीं है। अगर वो दूसरी जगह आ गई तो फिर वो एक्सक्लूसिव नहीं रही, वो उस वक्त तक एक्सक्लूसिव रहेगी जब तक सिर्फ आपके पास है वो फुटेज। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और यकीन प्लेजर टॉकिंग टू यू। हम सब मिलकर ईदी साहब के काम को, उनकी शख्सियत को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान दे रहा है। और उसके साथ ही मुझे यकीन है कि ईदी साहब शायद इस वक्त अल्लाह मियाँ से यही दरख्वास्त कर रहे होंगे कि पाकिस्तान को और पुरअमन बना, उनके जो लोग हैं उनके दिलों में नफ़रतों की जगह मोहब्बतें डाल दे। तो वो अगर ऊपर भी होंगे तो यकीनन पाकिस्तान के बारे में ही सोच रहे होंगे। ही वाज सच अ ग्रेट पर्सन, ही वाज सच अ ग्रेट वर्कर कि हमें कोई अवार्ड, कोई स्टेट फ्यूनरल उनकी काम को शायद उस तरह खराज तहसीन पेश नहीं कर सकता कि जिस तरह उसका हक़ है। और यकीनन अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में उनकी रहलत के दिन को पाकिस्तान में अगर ह्यूमैनिटेरियन डे के तौर पर ही मना दिया जाए, ताकि लोग उस दिन कम से कम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करें, कुछ डोनेट करें। और ईदी साहब को ज़ाहिर है हम सब कहीं ना कहीं ईदी फाउंडेशन का नाम आता है, रिस्पेक्ट होती है, डोनेशंस होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ईदी साहब की लेगेसी को जारी रखना है और हम सब ने रखना है, क्योंकि ऊपर से वो ज़रूर हमें देख रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे जाए। फ़िलहाल वक्त इतना ही, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।